हेलो बच्चों, कैसे आप सब। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स में ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बात करेंगे। तो हम लोग का पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन अपरिमेय संख्या है। तो देखिए, परिमेय और अपरिमेय संख्या दोनों अलग अलग संख्याएं हैं। परिमेय संख्या वो होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय संख्या वो होता है जिसको हम लोग पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते। तो जैसे पहला एग्जाम्पल है रूट अंडर 441, जो हमारा पहला विकल्प है, इसको जब हम लोग निकालते हैं रूट से बाहर तो 21 होता है, जो हम लोग इसको पी बाई क्यू के रूप में आसानी से लिख सकते हैं, 21/1 करके लिख सकते हैं। ठीक है। दूसरा है रूट अंडर 2601। ठीक है। तो जब इसको हम लोग रूट से बाहर करते हैं तो ये 51 टाइम्स में होता है, 51 का स्क्वायर यानी कि 51 का स्क्वायर होता है, और इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, 51/1 कर सकते हैं। फिर है रूट अंडर 2209। इसको अगर हम लोग रूट से बाहर करते हैं तो ये 47 का स्क्वायर में होता है, यानी कि 47 होता है इसका आंसर, और इसको भी हम लोग पी बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं। इसको भी लिख सकते हैं 47/1। अब जो डी नंबर ऑप्शन है रूट अंडर 2/100 है, इसको अगर बाहर करते हैं तो हमारा रूट 2 रह जाएगा और नीचे 10 हो जाएगा, यानी कि ये पी बाई क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, यानी कि ये जो नंबर है ऑप्शन नंबर डी जो है ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। तो प्रश्न नंबर 2 जो है वो कह रहा है कि यदि दो धनात्मक पूर्णांकों के लसअ तथा मसअ समान हो तो संख्याएं होंगी। अब देखिए, दो धनात्मक पूर्णांक है, उनका लसअ और मसअ समान है, तो समान कब हो सकता है, अगर अभाज्य लेते हैं तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो एक और खुद के अलावा किसी और संख्या से विभाजित नहीं होती हैं। तो ऐसे करके अगर मान लीजिए कि 2 और 3 ये दो संख्याएं अभाज्य संख्या है, तो इसको लेते हैं तो इसका जो लसा होगा वो 6 हो जाएगा और मसा होगा वो 1 होगा, यानी कि लसा और मसा समान नहीं होगा। अगर सह अभाज्य देखते हैं तो सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका HCF 1 होता है, तो इनका जब HCF 1 हो जाएगा मसा जो है वो 1 हो जाएगा, लसा तो 1 होगा नहीं। तो इस प्रकार से ये भी संख्या नहीं हो रही है और ये भी संख्या नहीं है। अगर बात करें बराबर, तो ये सही ऑप्शन है, क्योंकि जब दो संख्याएं बराबर होगी तो उनका लसा भी सेम होगा और मसा भी सेम होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कर देते हैं 10 और 10, ये दो संख्याओं का अगर लसा निकालेंगे तो लसा जो हो जाएगा वो भी 10 ही होगा। ठीक है। और अगर मसा निकालें तो वो भी 10 ही होगा। ठीक है। जैसे लसा निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 10 और 10 लिखेंगे, तो जब इसको करेंगे तो 2 से 5 5, 5 से 1 और 1, यानी कि 2 5 10। ठीक है। और अगर मसा निकालते हैं तो 10 से जब 10 को विभाजित करेंगे तो 10 एकम 10, यानी कि एक बार में विभाजित हो जाएगा, मसा जो है हमारा वो भी 10 होगा। तो अगर लसा और मसा दोनों समान हो तो वो संख्याएं बराबर होगी। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 जो है वो कह रहा है कि 0.00010001 और यहाँ पर डॉट डॉट करके दिया हुआ है, इसका मतलब होता है कि इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 0.0001 और उसके ऊपर वेंकुलम लगा देंगे। ठीक है। यानी कि बार बार इसी नंबर को ये रिपीट कर रहा है, बार बार इसी नंबर को वो रिपीट कर रहा है, तो इसका जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले हमारा क्या करते हैं हम लोग कि पहले लिखते हैं 0.00010001, ऐसे करके डॉट डॉट करके इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। ठीक है। अब जो दूसरा समीकरण लेने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें ये जहां से जाके रिपीट कर रहा है तो उसको टोटल काउंट करते हैं कि कितने टाइम्स में है, ये 10, 100, 1000, 10,000, यानी कि इस नंबर में हम लोग 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इसको क्या लिखते हैं, x इक्वल्स टू ऐसे करके समीकरण 1 बनाते हैं और इसको लिखेंगे दोनों साइड में समीकरण 1 में 10,000 से, यानी कि 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 10,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 हो जाएगा, और इधर जब करेंगे तो 1.0001 करके ऐसे हो जाएगा। अब ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2। अब क्या करते हैं, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। ठीक है। तो यहां समीकरण 2 जो है वो हमारा 10,000 x है,
ठीक है। और यहाँ पर जो हमारा नंबर है 1.0001 ऐसे करके है, और दूसरा जो नंबर है x इक्वल्स टू 0.0001 ऐसे करके है। तो जब दोनों को घटाएंगे तो यहाँ 9999 x हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा, यानी कि x बराबर 1/9999, यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है ये सही ऑप्शन है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 जो है वो कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है। किसी पूर्णांक m के लिए विषम संख्या का रूप है, तो अगर हम मानते हैं कि m जो है ये अगर सिर्फ लेते हैं तो ये m 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, यानी कि विषम संख्या के रूप के लिए m को नहीं ले सकते हैं। दूसरा है m+1। अगर मान लीजिए कि m बराबर 2 है, 2 + 1 3, ये तो विषम हो जाएगा, लेकिन अगर m का वैल्यू 3 हो तो 3 + 1 = 4, ये विषम नहीं हो पाएगा। अब तीसरा जो विकल्प है वो कह रहा है 6m, यानी कि अगर m बराबर हम 1 मान लेते हैं तो 6 × 1 = 6। अगर m बराबर 2 मान लेते हैं तो 6 × 2 = 12, यानी कि ये जो नंबर है ये विषम नहीं हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर करते हैं 6m + 1, तो अगर हम m का वैल्यू 1 लेते हैं तो 6 × 1 + 1 यानी कि 6 + 1 = 7। अगर m का वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6 × 2 + 1 यानी कि 12 + 1 = 13, यानी कि यहाँ जो भी नंबर्स आ रहे हैं वो विषम नंबर आ रहे हैं। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है ये सही ऑप्शन है। अगर m का वैल्यू हम 3 भी लेते हैं तो 6 × 3 और जोड़ 1 यानी कि 6 × 3 = 18 + 1 = 19, यानी कि यहाँ जितना नंबर हम लोग लेंगे वो विषम में ही आता जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। तो प्रश्न नंबर 5 जो है वो कह रहा है कि यदि a = 3 का पावर 2 × 5 है, b का 3 × 5 का पावर 2 × 7 का पावर p है, और c बराबर 3 का पावर 4 और 7 का पावर 3 है, तो लसा a b c का 3 का पावर 4, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 4 है, तो p का वैल्यू होगा। तो देखिए हम लोग जब एलसीएम निकालते हैं, लसा निकालते हैं, तो जिस संख्या का पावर ज्यादा होता है उस संख्या को हम लोग लिखते हैं। जैसे 3 का पावर 4 है तो यहाँ 3 का पावर 2 था, 3 का पावर 1 है, 3 का पावर 4 है, यानी कि सबसे ज्यादा पावर इसका रहा है तो इसको लिख दिया गया है। दूसरा 5 है तो यहाँ सिर्फ 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 का पावर 2 है, इसमें 5 का पावर है ही नहीं, तो यहाँ 5 का पावर 2 बड़ा था तो 5 का पावर 2 लिख दिया। अब यहाँ बात करते हैं तो 7 इसमें नहीं है, इसमें 7 का पावर p है और 7 में का पावर 3 है, यहाँ 7 का पावर 4 दिया हुआ है, यानी कि कोई ऐसी संख्या 7 रहा होगा कहीं पे जिसका पावर 4 रहा हो। तो यहाँ तो 3 ही था और यहाँ p है, यानी कि p का वैल्यू कितना रहा होगा, 4 रहा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही ऑप्शन है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। तो प्रश्न नंबर 6 जो है वो कह रहा है कि √50 का सरल रूप है। अब यहाँ पर इतने सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, अब यहाँ जब √50 दे रहा है तो √100 तो होगा नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी इससे बड़ा है। दूसरा करते हैं कि 2√50 दिया है, 2√25। अब यहाँ 2 को जब रूट के अंदर लेके जाएंगे तो 2 × 2 हो जाएगा, यानी कि 4 × 25, यानी कि 100 का वैल्यू है, तो ये भी नहीं है। इसको देखते हैं तो जब रूट के बाहर 10 है तो रूट के अंदर जाने पर ये ऑलरेडी 100 हो जाएगा, और यहाँ 5 है, 100 बचे 500 हो जाएगा, तो ये भी नहीं है। यहाँ ये वाला ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है, क्योंकि अगर रूट अंडर हम 50 लिखते हैं, ठीक है, तो इसको कैसे लिखेंगे, रूट अंडर 2 × 10 और 10 × 50, 2 5 से 1 5 बाहर आ जाएगा, और इसका कोई साथी नहीं है तो ये इसके अंदर ही रह जाएगा, यानी कि 5 का पावर 5√2 जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की, जहां कह रहा है यदि a बराबर 2 का पावर 3 × 3 का पावर 2 है, b बराबर 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3 है, तो एचसीएफ होगा। तो देखिए एलसीएम में जब हम लोग बात कर रहे थे कि जिस संख्या का पावर सबसे बड़ा होता है वो संख्या एलसीएम होता है, तो जब एचसीएफ हम लोग देख रहे हैं तो एचसीएफ में जिस संख्या का पावर सबसे कम होता है वो उसका एचसीएफ होता है। तो यहाँ देखिए तो 2 का पावर 3 था और यहाँ 2 का पावर 2 है, यहाँ 3 का पावर 2 है और 3 का पावर 3 है, यानी कि 2 का पावर 2 छोटा वाला है और 3 का पावर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही ऑप्शन है। अब इसको हम लोग प्रूफ करके देखते हैं।
तो जब यहाँ लिखेंगे 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8 त्रिका 24, 24 त्याई 72, ठीक है। अब इसके लिए अगर लिखते हैं तो 2 दूनी 4, 4 त्याई 12, 12 त्याई 36 और 36 तिरका 108, ठीक है। अब दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालते हैं, तो 72 और 108 का, ठीक है। 72 से जब करते हैं तो 72 एकम 72, और यहां से जब घटाएंगे 8 से 2 गया 6, 10 से 7 गया 3, 36 हो गया, और यहाँ आ गया 72, 36 दूना 72, ठीक है। यहाँ हमारा एचसीएफ हो गया, वो हो गया 36, यानी कि एचसीएफ जो हो गया वो 36 हो गया। और 36 का जब फैक्टराइजेशन करते हैं, इसका जब गुणनखंड निकालते हैं तो 2 से हो जाएगा हमारा 18, 2 से हो जाएगा 9, 3 से 3, यानी कि 3 का पावर 2 और 2 का पावर 2। हमारा सही ऑप्शन ए है, सही उत्तर आ गया। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। तो प्रश्न नंबर 8 जो है वो कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 के शून्यक है। अब शून्यक निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9, यानी कि इसको हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला में बैठाएंगे, जिसका होता है कि ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ करेंगे एक्स का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो एक हो गया हमारा यहाँ एक्स, और एक ए मान लेंगे एक्स को और बी मान लेंगे 3 को, तो एक हो जाएगा एक्स प्लस 3 और एक हो जाएगा एक्स माइनस 3। तो x प्लस 3 बराबर 0, x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3, और यहाँ x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर 3, यानी कि हमारा 3 और माइनस 3 जो है ये ऑप्शन नंबर ए जो है ये सही ऑप्शन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो प्रश्न नंबर 9 जो है वो कह रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य कौन कौन होंगे, तो इसके लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। अब यहाँ क्या करते हैं कि इस ये होता है ए, बीच वाला जो होता है उसको बी लिखते हैं, और लास्ट वाला जो होता है उसको हम लोग सी लिखते हैं। तो ए इंटू सी करके और उसका फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी कि गुणनखंड निकालते हैं। तो 10 का जब गुणनखंड निकालेंगे तो 2 बचे 10, और दोनों को अगर करके देखते हैं तो 2 और 5 बराबर 7, यानी कि बीच वाला हमारा हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10। अब इन दोनों में किसको कॉमन ले सकते हैं, तो x को कॉमन लेंगे, तो x इंटू एक्स प्लस 5, ठीक है। और इन दोनों में प्लस 2 को कॉमन लेंगे, तो x प्लस 5, ठीक है। अब हमारा हो गया, एक हो गया x प्लस 2 और एक हो गया x प्लस 5, ठीक है। तो x प्लस 2 बराबर 0, x बराबर माइनस 2, x प्लस 5 बराबर 0, तो x बराबर माइनस 5, यानी कि जहां माइनस 2 और माइनस 5 होगा, यानी कि माइनस 5 और माइनस 2 ये हमारा सही ऑप्शन होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है ये हमारा सही ऑप्शन है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 10 की, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 10 जो है वो कह रहा है कि एपी का एनवा पद का सूत्र है। तो एपी के एनवा पद का सूत्र होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यानी कि हमारा जो ये ऑप्शन होगा वो सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही ऑप्शन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 जो है वो कह रहा है कि एपी 2, 4, 6 का सार्व अंतर है। सार्व अंतर जिसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। तो कॉमन डिफरेंस के लिए क्या होता है, पहला पद को हम लोग a1 मान लेते हैं, a1 है 2, दूसरा पद को a2 मान लेते हैं वो है 4, तीसरा पद को a3 मान लेते हैं वो है 6। अब क्या करते हैं, सार्व अंतर यानी कि कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए a2 में से a1 को घटा देते हैं। तो 4 में से 2 को घटाएंगे 2, फिर a3 में से a2 को घटाते हैं, तो 6 में से 4 घटाएंगे फिर हमारा 2, यानी कि 2 जो है वो हमारा कॉमन डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही ऑप्शन है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 कह रहा है कि पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग है। पहले n प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है, तो उसके लिए होता है n इंटू एन प्लस
n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये सही ऑप्शन है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 13 की। तो प्रश्न नंबर 13 जो है वो कह रहा है कि साइन 30 डिग्री का मान होता है। तो ये फॉर्मूला सब आप लोग को याद करना होगा टेबल से, और नहीं तो निकालने का एक फॉर्मूला होता है उसको भी बता देंगे आगे। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू जो होता है वो होता है, 37 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 के। तो प्रश्न नंबर 14 जो है वो कह रहा है कि cos 60 डिग्री का, तो साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो cos 60 डिग्री का होता है, क्योंकि cos 90 डिग्री और साइन 0 डिग्री दोनों सेम होता है। ठीक है, उसके बाद cos 60 डिग्री साइन 30 डिग्री दोनों सेम होता है। उसके बाद cos साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री वो दोनों सेम होता है। तो जो हमारा साइन 30 डिग्री था, यानी कि साइन 30 डिग्री का वैल्यू हमारा 1/2 था, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू भी 1/2 होगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 के। तो प्रश्न नंबर 15 जो है वो कह रहा है कि tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है। तो साइन बाई कॉस बराबर tan, तो साइन 45 डिग्री cos 45 डिग्री दोनों का वैल्यू सेम होता है। तो जब cos के वैल्यू को और साइन के वैल्यू को ऊपर नीचे करके डिवाइड करेंगे तो हमारा जो tan 45 डिग्री का आंसर आ जाएगा वो 1 हो जाएगा। यानी कि यहाँ होता है साइन 45 डिग्री, ठीक है, और बट्टा में होता है cos 45 डिग्री, यानी कि और दोनों का वैल्यू जो होता है वो सेम होता है। ठीक है, इसीलिए दोनों को जब काटेंगे तो हमारा tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। तो प्रश्न नंबर 16 जो है वो कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। ये कह रहा है बिंदु -3 और 4 स्थित है। कहाँ स्थित है जी? तो ये है द्वितीय चतुर्थांश में। अब पूछेगा कैसे, तो देखिए क्या होता है, एक होता है एक्स अक्ष, ठीक है, और दूसरा होता है वाई अक्ष। तो अगर दोनों प्लस में है तो ये प्रथम चतुर्थांश में होगा। ठीक है, उसके बाद अगर एक्स अक्ष माइनस में है और वाई अक्ष प्लस में है तो ये द्वितीय चतुर्थांश में होगा। अगर एक्स अक्ष भी माइनस में है और वाई अक्ष भी माइनस में है तो ये तृतीय चतुर्थांश में होगा। और अगर दो यहाँ पे एक्स अक्ष प्लस में और वाई अक्ष अगर माइनस में है तो ये चतुर्थ चतुर्थांश में होगा। ठीक है, यहां से देख करके आप समझ सकते हैं ये प्रथम चतुर्थांश के लिए है, ये द्वितीय चतुर्थांश के लिए है, ये तृतीय चतुर्थांश और ये चतुर्थ चतुर्थांश के लिए है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो प्रश्न नंबर 18 जो है वो कह रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल सूत्र है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 1/2 इंटू बी इंटू एच, यानी कि 1/2 गुने बेस गुने हाइट, या इसको कहते हैं 1/2 गुने आधार, ठीक है, गुने ऊंचाई। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। तो प्रश्न नंबर 19 जो है वो कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण का मान होता है। तो समबाहु त्रिभुज वो त्रिभुज होता है जिसके तीनों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, यानी कि समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग 180 डिग्री और तीनों भुजाएं समान होंगी तो उसके तीनों कोण होंगे वो भी समान होंगे। तो तीनों कोण समान होंगे यानी कि उनका एक कोण 60 डिग्री का होगा, तो 60-60 डिग्री का तीनों कोण हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की, यानी कि अंतिम प्रश्न है। तो ये कह रहा है कि वृत्त की परिधि का सूत्र है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr। ठीक है, वृत्त की परिधि होती है 2πr और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है πr²। ठीक है, अब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।